तो अभी हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो हम जरा यहाँ पे काम करेंगे, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स लेंगे, कहाँ पे डाइजेशन होता है, देन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब बॉडी में कौन कौन से पार्ट में डाइजेशन संभव है? सर एक तो माउथ हम ले सकते हैं, और ईसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। और हम जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में कभी कोई डाइजेशन, तो वहाँ पे हम हटा देंगे, फिर भी लिख देते हैं। तो ये हमारे पार्ट्स हो गए जहाँ पे डाइजेशन होता होगा। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन ना तो हमारे माउथ में डाइजेस्ट होता है, ना ही ईसोफेगस में, सीधा स्टमक में होता है। बट एक चीज़ का आप ध्यान दीजिए कि जब हम माउथ में फूड कंज्यूम करते हैं, तो फूड कंज्यूम करने में जब हमारा ईसोफेगस में जाता है, तो वो जो फूड है वो एक बॉल का आकार ले लेता है। किसका लेता है? इस बॉल के आकार को हम बोलते हैं बोलस। दैट मीन्स वो फूड जो कि ईसोफेगस में एंटर करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? बोलस कहते हैं। ये बोलस ईसोफेगस में आता है। फिर ईसोफेगस में एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा इस फूड को नीचे लाया जाता है। किसके द्वारा? एक रेगुलर मस्कुलर क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब इससे ये फूड कहाँ आता है? इससे फूड आता है स्टमक के अंदर, हाँ कि ना? अब जैसे ये फूड यहाँ पर आता है, जैसे मान के चलिए कि स्फिंक्टर ओपन होगा तभी आएगा ना खाना। मान के चलिए स्फिंक्टर ओपन ना हो, जो गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर है वो यहाँ पे कैसा है? इट रिमेन क्लोज्ड। तो अगर ये क्लोज रहेगा तो क्या होगा? यहाँ पर फूड का क्या होगा? एक्यूमुलेशन। और हम क्या बोलेंगे? अगर कार्डियक स्फिंक्टर और यू कैन से गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर ओपन ना हो, तब इससे एक प्रॉब्लम आती है। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक एक्लेसिया। कार्डियक एक्लेसिया एक ऐसी समस्या है जिसमें क्या होता है? बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ फूड एट द लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस ड्यू टू द फेलियर ऑफ गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। जब वो फेल हो जाते, ओपन नहीं हो पाते, तब उस केस में क्या होता है? फूड का एक्यूमुलेशन होता है एट द बेस ऑफ ईसोफेगस। बट चलो बात करते हैं नॉर्मल केस की। तो नॉर्मल केस में ये ओपनिंग खुल जाती है, और खुल जाने से सारा खाना हमारा कहाँ आता है? स्टमक में आता है। स्टमक में आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर आपको होता है जी सेल से, जी सेल रिलीज करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। आपको पता हमें भूख कैसे लगती है? हमें मालूम कैसे पड़ता है? जब हमें भूख लगती है उस समय हमारी बॉडी एक तरह का केमिकल रिलीज करती है, उसको बोलते हैं ग्रेलिन। क्या बोलते हैं? आपके ब्लड में जितना सारा ग्रेलिन होता है आपको उतनी भूख लगती है, और ये सिग्नल जाता है कहाँ से? स्टमक से जाता है। जब स्टमक क्या होता है? एम्प्टी होता है। जैसे आप खाना खा लेते हो, खाना आपके स्टमक में गया, तब यहाँ से फुलनेस का एक सिग्नल जाता है आपके ब्रेन के पास थ्रू वेगस नर्व। एक नर्व होती है, हम जब पढ़ेंगे हमारे पास क्रेनियल नर्व होती है 12 पेयर में, 7वें नर्व का नाम क्या है? वेगस नर्व। तो वो नर्व हमें हमारी बॉडी को, माने स्टमक से सिग्नल मिलता है बॉडी को कि खाना यहाँ पर आ चुका है। जैसे खाना आता है ग्रेलिन का प्रोडक्शन डाउन, और जैसे प्रोडक्शन डाउन आपको भूख लगना कम हो जाता है। इसीलिए आप पेट में कुछ भी डाल लीजिए, इंस्टेंट के थोड़ी देर के लिए आपको फिर वहाँ का भूख मिट जाती है। लेकिन जब इसमें अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा, अगर पानी होगा सिर्फ, तो थोड़ी देर बाद पानी आगे पहुंच जाएगा, फिर से यहाँ पे कमी हो जाएगी, तुरंत फिर से क्या? ग्रेलिन का लेवल हाई, फिर से भूख लगेगी। और खाना खाओगे तो खाना 4 से 6 घंटे कहाँ रहता है? स्टमक में रहता है। तो 4 से 6 घंटे तक ग्रेलिन का लेवल डाउन रहेगा, आपको भूख उस समय कम लगती है। इसलिए जैसे आप पेट में कुछ भी डालोगे ग्रेलिन का लेवल डाउन पहुंच जाता है। लेकिन अगर उसमें फूड हुआ तो 6 घंटे तक रहेगा, पानी हुआ तो निकल जाएगा तुरंत, फिर इसलिए आधे घंटे आपको फिर से भूख लगने लग जाएगी। हाँ भाई, भटूरे याद आ रहे हैं? तो तेरे को भूख नहीं लग रही? हाँ, पानी पिला लेते हैं इसको यार, अभी इसकी भूख मिट जाती है। अभी पानी पिलाते हैं, ठीक है? अच्छा सुनो, तो यहाँ पर ये फूड है, फूड आता है स्टमक के अंदर, तो यहाँ के जी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, द रिलीज गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन हर ग्लैंड के चाटे मारता, चल बे रिलीज कर हार्मोन। यानी गैस्ट्रिन हार्मोन के कहने पे गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिवेट होकर वो सारे हार्मोन रिलीज करता है। तो विदाउट जी सेल वो काम ही नहीं करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो यहाँ पर रिलीज होता है HCl, यहाँ पर रिलीज होता है पेप्सिनोजन। अगर बच्चे की बात करें तो यहाँ पर एक हार्मोन आ जाएगा प्रोरेनिन। अभी चलो बात करते हैं हम लोग पहले एक बच्चे के केस की बात कर ले पहले। अगर नहीं यार, पहले बड़ों का समझ लेते हैं, खाम का ना कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि बच्चों वाला केस एनसीईआरटी में है नहीं, और मैं चाहता नहीं कि जो नहीं हो खाम का वहाँ पे हम कन्फ्यूजन पैदा कर लें। पहले सिंपल समझते हैं।
जैसे फूड आता है, फूड में प्रोटीन है, और कहते हैं खाना हमारे स्टमक में 4 से लेके 6 घंटे तक हमारे इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, 4 से लेकर 6 आवर तक। अब प्रोटीन यहाँ पर रिलीज हुआ है और HCl यहाँ पे तुरंत आ गया। HCl इसलिए आया है कि भाई ये जो हार्मोन है, कौन, सॉरी एंजाइम है पेप्सिनोजन, ये इनएक्टिव है। क्या है? HCl का काम होता है कि बेटा लाल ये उठाता है किसको? पेप्सिनोजन को, बोलता है इधर, और पेप्सिनोजन को ये एक्टिवेट कर देता है किसमें? पेप्सिन नाम के एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूं पेप्सिनोजन से क्या बनता? पेप्सिन, एंड दिस इज एक्टिव फॉर्म। अब HCl का एक काम तो ये होता है कि जो भी फूड आया सॉलिड, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देना, ताकि एंजाइम्स आसानी से उस पर इजिली एक्ट, क्योंकि हम हर तरह का फूड कंज्यूम करते हैं, तो उस फूड को सॉफ्ट करना और ऐसा बनाना कि वो आसानी से टूट जाए, ये काम किसका होता है? HCl का। लेकिन HCl का जो मेन फंक्शन है वो होता है इस एंजाइम को एक्टिवेट करना। जैसे पेप्सिन एक्टिवेट हुआ, ये बुलाता प्रोटीन्स को, इधर आओ बे, यानी स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ढेर सारा इस तरह से प्रोटीन आया होगा, हाँ के ना? ये जो फूड है ये क्या है? प्रोटीन है। जैसे ही ये जो एक्टिव होता है, ये किस फॉर्म में आता है? पेप्सिन की फॉर्म में आएगा, यस और नो? और ये पेप्सिन इस प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, और ये छोटे टुकड़े आप मान लीजिए ये इस तरह से हैं। डाइजेशन क्या होता है सर? वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, जिससे बना है प्रोटीन। किससे बना है? अमाइनो एसिड से। मजे की बात, ये अमाइनो एसिड में नहीं आ रहा, बस ये था कि बड़ी चैन थी वो छोटी हो गई, लेकिन चैन अभी भी है। लेकिन इन चैन का नाम सुनोगे, इन चैन का नाम है प्रोटीएज, सॉरी प्रोटीओज, प्रोटीओस स्पेलिंग ठीक है, प्रोटीओजिस और पेप्टोन्स। ये दो प्रोटीन की अलग अलग फॉर्म है, ये दोनों छोटी चैन है। अब जस्ट इमेजिन, ये प्रोटीओज और पेप्टोन्स ये क्या है? प्रोटीन के टुकड़े हैं, लेकिन सारा का सारा प्रोटीन भी यहां पर डाइजेस्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत प्रोटीन बच जाता है। इसका मतलब यहां पे अब क्या होगा? थोड़ा सा रिमेनिंग क्या हो जाएगा? रिमेनिंग प्रोटीन यहां पर रहेगा, यस और नो? इसका मतलब सर स्टमक में प्रोटीन आता है, माने पनीर खाया हम लोगों ने, अंडा खाया या मीट खाया, तो जो उसका प्रोटीन हमारे स्टमक में आता है, स्टमक में आने के बाद क्या होगा? HCl जो है वो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा पेप्सिन के अंदर, यानी ये पेप्सिन जाके फिर क्या करेगा? उस प्रोटीन को तोड़ेगा, और प्रोटीन को तोड़ के किसमें लेके आएगा? पेप्टोन्स और प्रोटीओजिस में, लेकिन साथ में कुछ थोड़ा सा प्रोटीन बच भी जाएगा। अब ये जो यहाँ पे एक पूरा अब एक फूड का मिक्सचर बनता है, यस और नो? दिस फूड विल बी नॉन एज काइम। इसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। दिस इज नॉन एज काइम, एंड दिस इज एसिडिक इन, क्योंकि एसिड में भाई। अब जैसे यहां से फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा। अच्छा, आपको पता है स्टमक में क्या होता है? चर्निंग मूवमेंट होती है। चर्निंग में दैट मीन्स हमारे स्टमक में ना एक मसल्स की मूवमेंट होती है। वो मसल्स की मूवमेंट क्या करती है? फूड को प्रॉपर मिक्स करती रहती है एसिड के साथ में, हाँ के ना? एंड दिस मस्कुलर मूवमेंट विल बी नॉन एज चर्निंग मूवमेंट, हाँ के ना? और ये पता नहीं किसका ये लॉजिक था, खाना खाने के बाद चलना चाहिए, खाना हजम हो जाता है। सीरियसली, आपके एंजाइम आपके चलने पे डिपेंड करते हैं? बिल्कुल डिपेंड नहीं करते भाई। आपने खाना खाया, बैठिए, खाने को जो अपना काम चल रहा है चले, वो आपके अंदर मस्कुलर मूवमेंट ऑलरेडी चल रही है। वो जो लॉजिक है खाना हजम होने का, उसका बस इतना होता है चलने का। जब चलते हैं हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, उसको बर्न करने के लिए जो मटेरियल आपने कंज्यूम किया है, बॉडी बोलती है हमें कैलोरी दो, तो उसके लिए फिर हम क्या बोलते हैं? उस लिहाज से बोलते हैं कि वो प्रोसेस फास्ट हो गया, ठीक है? तो हम हमारा जो चलने का लॉजिक है सिर्फ इतना है। चलने का आप कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी कर लीजिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी के लिए पहले आपको रिजर्व फूड लेती है, अगर वो नहीं है तब आपकी बॉडी डाइजेशन पे जंप करती है, जो कि नॉर्मली नहीं करती, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रिजर्व फूड पड़ा होता है, तो वो यूज होता है आपका। बट लोगों ने बना दिया पता नहीं क्या चलना चाहिए। अब जैसे ये स्फिंक्टर ओपन हुआ, अब फूड जाता है किसमें? ड्यूडनम में। जैसे ये फूड ड्यूडनम की वॉल को टच करता है, पता क्या होता है? ड्यूडनम की वॉल करता है उइमा उइमा उइमा, एसिडिक है ना, जलेगा नहीं। और जैसे ही जलता तो जैसे ना कैसे अंगारों पे जैसे जंप मारते भागते हैं, ऐसे ही भागता है ये, और जो तेज की चिल्लाता है, कहता है अरे बचाओ रे। और यहां से वो बात पहुंचती है इस पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में,
और बोला जाता है कि भाई अब तो हम गए। इतने में क्या होता है, टेंशन ना ले, हम है तो सही। कौन? पेनक्रियास बोलता है बेटा टेंशन ना ले, हम हैं। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, वो याद रखना। एक मोहल्ले में 3 लोग हैं, बबलू, पप्पू और आई से कोई नाम बताओ आप। नहीं, हट, इंदुमती। ये छोटा भीम, जिंदगी थी छोटा भीम निकल गया। ईशांक मान लेते हैं, कोई ईशांक है, ठीक है। 3 लोग हैं, ये तीनों लोग सिंगल हैं। अगर मोहल्ले में कोई भी लड़की आती है तो सबसे पहले तीनों ट्राई मारते हैं कि इनकी बात बन जाए। जिसमें से सबसे पहले कौन करता है ट्राई? बबलू। बबलू से नहीं पटी या बबलू से पट गई, तो जब बबलू ने छोड़ दिया फिर इस पर कौन ट्राई मारेगा? पप्पू। और जब पप्पू से बात नहीं है तब कौन ट्राई मारेगा? ईशांक। लेकिन ऑर्डर यही है, ऑर्डर में चेंज नहीं आएगा। आपको पता है इसकी घरवाले ने बोला कि बेटा हमें जो है ना, हमें जो थोड़ी सी खाते पीते घर की लड़की चाहिए, क्योंकि हमें अपने घर में उसी तरह का माहौल चाहिए, क्योंकि इस घर में सारे लोग कैसे हैं? खाते पीते घर के हैं। तो बबलू को लड़की कैसे चाहिए? हट्टी कट्टी चाहिए, खाते पीते घर की चाहिए। लेकिन इन दोनों का क्या है भाई, कहते हैं कि लड़की मिल जाए और जिंदा मिल जाए। ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है। ये इतने इस लेवल के ये सिंगल है अभी, जस्ट इमेजिन, कह रहे हैं लड़की मिल जाए और जिंदा मिल जाए, यही रिक्वायरमेंट है, बस इसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये इस लेवल का सिंगल चल रहा है इन लोगों में। तो वही सेम केस यहाँ भी आ रहा है कि जब प्रोटीन आता है जब प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो जैसे ड्यूडेनम को टच होता है, उस ये क्या हो गया, जल गया, तुरंत सिग्नल जाता है पेनक्रियास को, जाता है पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर को जाता है। तब गॉल ब्लैडर बोलता है, तब बॉडी बोलते हैं गॉल ब्लैडर से, कि बॉडी बोलती है कि काम करो तुम अपना जूस रिलीज कर दो। तब गॉल ब्लैडर रैप्टा दिखाता है, कहता गवार की औलाद, मैं रिलीज करता हूँ बाइल जूस। और बाइल जूस किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? फैट के में। और तू किसके लिए बुला रहा है? प्रोटीन के लिए, माने मैं नहीं आने वाला। इसका मतलब बाइल जूस भूल कर भी प्रोटीन के लिए तो नहीं आएगा। तो अब कौन आएगा? पेनक्रियाज आएगा। तो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा और इसमें बाइकार्बोनेट आयन होने की वजह से वो बेसिक होता है, हाँ कि ना। और जैसे यहाँ पर बेसिक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, जितना भी एसिड फूड है वो न्यूट्रलाइज। और उतना ही नहीं, अच्छा इसीलिए ये अटैच था ड्यूडेनम से। अगर कहीं ये जेजनम से लगा होता ना, तो इतने में क्या होता, ड्यूडेनम पूरा जल चुका होता, हाँ कि ना। इसलिए कहाँ लग गया? ड्यूडेनम पे, क्योंकि सबसे पहले फूड कहाँ आएगा? ड्यूडेनम में आएगा। तो पेनक्रियाटिक जूस जब रिलीज होता है इस ड्यूडेनम के अंदर, तब जाके ये पूरा फूड न्यूट्रलाइज होता है, तब और रिलीज करते हैं, क्योंकि बेसिक मीडियम चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स को काम करने के लिए। आप इमेजिन करिए, स्टमक में हो गया। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसा होता है डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में कहानी क्या है कि यहाँ पे आया है प्रोटीन्स, आया है पेप्टोन्स, आया है प्रोटियोजिस, आया, ये तीनों आए हैं, कायम है। अब ये जो है भाई, इनके ऊपर पेनक्रियास के 3 एंजाइम आते हैं, लेकिन तीनों एंजाइम कैसे? इनएक्टिव है, कोई एक्टिव है ही नहीं। अब इन 3 एंजाइम के नाम सुनना। एक का नाम था ट्रिप्सिनोजन, अगर याद हो, बताना नाम क्या था तीनों का? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस। तीनों के तीनों इनएक्टिव हैं। आप मान के चलिए कि 3 लोग हैं, तीनों के हाथ में हथकड़ी लगी है। एक है अर्पित, एक है विशाल और एक है मुस्कान। तीनों के हाथ में ना हथकड़ी लगी है। अब बाहर गए हैं और बाहर जाके मान के चलो कि इन लोगों ने कुछ क्राइम कर दिया, किसी एक को धो दिया, ज़्यादा फालतू बोल रहा था, ठीक है, धोया उसने, लेकिन इन दोनों हाथ साफ कर लिया, घूम फिरी, चलो हाँ इस बार हम भी एक हाथ साफ कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ, क्राइम हुआ, तीनों को जेल हो गई और तीनों की हथकड़ी है। अब तीनों बाहर घूम रहे और जब तक हथकड़ी है तब तक ये कुछ नहीं कर सकते, हाँ कि ना। अब चाटा कैसे मारेगा? ऐसे मारेगा, इधर आ, नॉट पॉसिबल ना। टाइम हम पढ़ेंगे। एक है ट्रिप्सिनोजन। अब आपको बता दूं कि जैसे कहा 3 लोगों के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। अब मान के चले मैं आता हूँ वहाँ और मैं वहाँ कहीं बैठ के चाय पी रहा था, मैंने कहा यार ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं इनके हाथ में हथकड़ी है। मैंने कहा ये क्या, अब यहाँ भी आके हरकतें करने लग गए ये लोग। तो मैंने आके इसकी हथकड़ी खोल दी। मेरा नाम है एंटेरोकाइनेज, ये था ट्रिप्सिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म में था, इसकी हथकड़ी खोल दी, क्या हो गया ये? एक्टिवेट। अब इसने एक्टिवेट कर दिया दूसरे को,
उसने मान के चल ट्रिप्सिनोजन को जब एक्टिवेट करा जाता है, मैं इसको लिखता हूँ साइड में लिखता हूँ, ठीक है। हुआ सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एंजाइम्स का पूरा ढेर निकलता है, उस पूरे ढेर को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइनल जूस। तो ये पीने वाला जूस नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले एंजाइम्स के पूरे ढेर को हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, या इंटेस्टाइनल जूस। देखो कितनी इज्जत मिलेगी वर्ड बोलती है ना। घरे बोले क्या पढ़ कर रहा है? कुछ नहीं, मम्मी पढ़ाता है, इंटेस्टाइन से जूस निकलता है। अगले दिन बोलो सक्कस एंटेरिकस पढ़ कर आए, कह रहे हाँ कुछ तो पढ़ कर आज हमारा लड़का, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ना। तो समझ जाइए, तो हमें भी पता है क्या पढ़ कर आया फिर। तो ये सक्कस एंटेरिकस वर्ड याद रखना। इन्हीं जूस में से बहुत सारे एंजाइम, इसमें से एक एंजाइम है जो आता है, और इस एंजाइम का नाम क्या है? एंटेरोकाइनेज। और ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को बुलाता है, और यहां पर बुलाता है और जाने का भी है। और ये इसको एक्टिवेट करता है किस फॉर्म में? और ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया भैया। अब ये ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है दूसरे एंजाइम को। कौन? काइमोट्रिप्सिनोजन। और ये किसमें होता है? काइमोट्रिप्सिन। फिर ये करता है एक्टिवेट तीसरे वाले को, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। और ये किसमें होगा? इसका मतलब TCC। ये तीन एंजाइम एक्टिवेट हो चुके हैं, हाँ के ना। और ये तीनों जो एक्टिवेटेड फॉर्म है, इधर ये तीनों जो एक्टिवेटेड फॉर्म है TCC, ये तीनों एक्टिवेटेड फॉर्म क्या करेंगे? इस चीज का डाइजेशन करती हैं, और डाइजेशन करने के बाद यहां पे बनता है डाइपेप्टाइड। स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे बच्चों में डाइजेशन कैसे हुआ करता है मिल्क का, क्योंकि मिल्क का डाइजेशन थोड़ा अलग होता है, उसमें नॉर्मल नहीं है। तो बच्चों में रिलीज होता है कौन सा? प्रोरेनिन, जो अगेन किस में कन्वर्ट होता है? रेनिन के अंदर। वही HCl जिंदाबाद। ये क्या करेगा? पहली बात, माउथ में नो डाइजेशन, नो इसोफेगस, ओनली स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? जो मिल्क में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है, कौन सा? ये कन्वर्ट होता है पैराकैसिनेट में। किसमें? ये मिल्क का प्रोटीन है, ये डाइजेस्ट होता नहीं, बात ये है, बॉडी से तोड़ सकती नहीं है, तब इसको कन्वर्ट करना पड़ता है पैराकैसिनेट में। फिर कैल्शियम की हेल्प से इसको करना पड़ता है किसमें? कैल्शियम पैराकैसिनेट में, हाँ कि ना। और इस पूरे मैकेनिज्म में रेनिन का बहुत बड़ा योगदान आता है। बिना रेनिन के ये कन्वर्जन ही संभव नहीं है। तो ये जो बनता है कैसीन से कैल्शियम पैराकैसिनेट, थोड़ा सा ये ना उसमें होता है कर्ड टाइप में बनता है। फिर ये पूरा कर्डिश टाइप में, इसको बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इज जस्ट लाइक कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो जाती है यहाँ पे। फिर इसके बाद पे इस प्रोटीन पे हम काम कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर कौन जलवा बिखेरता है? पैप्सिन। अब आता है पैप्सिन कि भैया अब लाओ मेरे को करने दो काम। और पैप्सिन के बाद जैसा था वही काम वैसा होगा, प्रोटीन पेप्टोन सब बनेगा वही, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। मतलब बच्चों में ये रेनिन एडिशन होता है, क्योंकि उनका मेन डाइट क्या होता है? मिल्क होता है। हमारा तो नहीं है मिल्क। और समय के साथ रेनिन का अमाउंट कम होने लग जाता है, और बुढ़ापे में जाके बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो बुढ़ापे में रेनिन ना होने की वजह से उनके पास जो प्रोटीन है, वो जो मिल्क है, वो हजम उनको होगा ही नहीं। और नॉर्मली कभी कभी हमारी एक नॉर्मल एज में, छोटी एज में भी चीज़ हो जाती है। और अगर किसी को मिल्क हजम नहीं होती, इसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है इसमें लैक्टोज शुगर होता है, और मिल्क के अंदर उसको हम इसलिए इस लिहाज से बोलते हैं लैक्टोज। इसको इंटॉलरेंस, इसको टॉलरेट होता ही नहीं है। और कृपया मत देना इसको, ये जिसको टॉयलेट नहीं है तो खाम को उसको दिक्कत हो जाएगी। आपने कभी देखा होगा बच्चा जो है ना, कभी कभी दूध पीता दही बना के बाहर निकाल लेता है क्योंकि उसके पेट में ये प्रोसेस चल रहा होता है। अब ऐसा नहीं है कि यार तुम्हें लग रहा हो कि यार दही खानी है, दही बनेगी 4 दिन बाद, बेटा दरियो ले दूध पी ले, थोड़ी देर बाद हो गया क्या, जरा काट के हाँ इसलिए डेवलप नहीं, इसलिए वो दही बाहर निकाल लेता है। सर ओल्ड एज में होता ही है, मतलब कि पक्का होएगा ये? भाई मोस्ट कॉमनली हुआ करता है।
मतलब ऐसा चांसेस तू भी दही बनाएगा, चिंता मत कर। तू भी ऐसे करेगा, ऐसे दही बन जाएगी। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। चांसेस है कि ना हो, मतलब ओल्ड एज में। नहीं ऐसा नहीं है, ओल्ड एज में कॉमन होता है, बट इतना कौन ही तेरे को लगता है, कौन भाई ओल्ड एज में को दूध पीता मिलेगा? वो पीते ही नहीं इतना। कुछ लोग पीते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं भी पीते, मोस्टली तो नहीं पीते भाई। अब तो जा, हाँ मोस्टली चाय पीते हैं, ठीक है। चलो चाय में लैक्टोज। अबे उसको बनाया गया है, हीट मिली है, सब टूट टाट गया। तो ये था तुम्हारा मिल्क का डाइजेशन इन केस ऑफ इन्फेंट्स, माने छोटे बच्चों के अंदर। वो दे दो उबाल के। उम्मीद करता हूँ पनीर कैसे हजम होता है आपको पता लग गया। और हाँ, इस वजह में मत जीना कि प्रोटीन में, पनीर में प्रोटीन होता है तो खुश हो जाओ, पनीर में फैट भी होता है। हाँ कई लोग जो जोश में क्या ना पनीर खाने लग जाते हैं, उसमें भी फैट होता है भाई। सर, तो उसमें इतना नहीं होता ना। हाँ, बट अगर आपको लगता है कि प्रोटीन हम पनीर खाएंगे तो बॉडी बन जाएगी, नो डाउट, बट फैट भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा फैट होता है उसमें अंदर।